नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मोले और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हिंदू नववर्ष के प्रारंभ हो रहा है, अतः आप सबको बेहतर भविष्य की, बेहतर उज्जवल भविष्य के निर्माण की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा आज है 19 मार्च को, 26 मार्च को शायद रामनवमी है। तो चलिए, ये आपको सामने एक मिसाइल दिख रही है बेटा मिसाइल। अच्छा, तो वैसे तो युद्ध ठीक चीज है नहीं, इम्पोर्टेंट है कि युद्ध ना करना, लेकिन आजकल लोग युद्ध करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में लोगों का बहुत बिलीव है। इस समय ईरान का युद्ध किससे चल रहा है? इजराइल और अमेरिका से, ठीक है क्या? ये एक मिसाइल है, इस मिसाइल के बारे में लिख लो। ये सेजिल करके एक मिसाइल है। सेजिल, क्या नाम है मिसाइल का? सेजिल करके एक मिसाइल है। पहला सेशन हमारा जो हो रहा है वो करंट अफेयर्स का हो रहा है, प्लस स्टैटिक जीके यूनिट नंबर 8 कवर हो रही है इससे। दूसरा सेशन हमारा जीएस में हिस्ट्री, कल जहां तक पढ़े तो उसको आज आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा सेशन हमारा एमपी, कल जहां तक पढ़े तो उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अन्य चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। नौ भी हमारी होती है, आपको पता है, कल हमने कुछ पढ़ा था हल्का फुल्का साइबर सिक्योरिटी वगैरह, और एमपी का इकोनॉमी भी कुछ देखा था, तो वो भी हम यहाँ पर एमपी की इकोनॉमी और यूनिट 9 और कुछ सिखाते हैं इस पेपर, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये अपने आप बंद चालू होता है क्या? चलो कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ईरान की मिसाइल है, तो क्वेश्चन क्या है? सेजिल मिसाइल। कौन सी मिसाइल है बेटा? सेजिल मिसाइल, जिसको हम लोग डांसिंग मिसाइल कहते हैं। ये किस देश की है? इसकी तो है नहीं, इसकी है नहीं, इसकी है नहीं। आंसर क्या जाएगा? ईरान। और अमेरिका को प्रॉपर डांस करा दिया इस मिसाइल में। तो ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हमारी ब्रह्मोस्त्र है ना, और पाकिस्तान की जो है बाबर है, तो ईरान की डांसिंग मिसाइल सेजिल मिसाइल इज वेरी हार्ड टू स्टॉप एंड कंफ्यूज दैट द एयर डिफेंस सिस्टम। और ये कुल मिलाकर के इस समय चर्चा में है सेजिल मिसाइल। और ये जो सेजिल मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है? जैसे एक तो क्रूज मिसाइल ऐसे सीधे चलती है, क्रूज मिसाइल कैसे चलती है? सीधे। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी परवलयाकार होती है। कैसी होती है? परवलयाकार होती है। तो लिखिए, ईरान सेजिल मिसाइल हैज रिपोर्टेडली डेवलप्ड द एडवांस सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल है, और निकनेम इसको डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है मिडिल ईस्ट में, और अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन था, तो लगभग कई परीक्षाओं में पूछ सकता है। ये 2000 किलोमीटर की कैपेसिटी को करती है मिडिल ईस्ट में, और जो है इम्पोर्टेंट मिसाइल है। चल, कोई दिक्कत? आज की महत्वपूर्ण खबर समझ में आई? भारत में कौन कौन सी मिसाइलें हैं, ये भी हमको जो है यहाँ पर नोट डाउन करना है। नीचे एक लाइन बारे में, ब्रह्मोस भारत और रूस की प्रमुख संयुक्त मिसाइल प्रणाली है। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल प्रणाली है। खास बात यह कि 98 में ये बनी थी, 98 में ये बनी थी। और ये वायुसेना, नौसेना और सभी प्रकार से जो है थल सेना, तीनों वर्षन में शामिल की जा चुकी है। और मैंने आपको बताया था कल लास्ट टाइम में पिनाका के बारे में बताया था, सरफेस टू सरफेस बताया था मैंने पिनाका के बारे में। वैसे एक S-400 है, ये रशिया की। वैसे एक बराक 8 है, ये इजराइल की है। बराक 8 है, वो किसकी है? इजराइल की है। बराक 8 जो है वो आपके इजराइल की, बराक 8 जो है वो इजराइल की है। तो यहाँ पे याद रखना है। और पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस्त्र, धनुष, प्रहार, पिनाका, ये मैंने जो पढ़ाया था आपको, सौर्य, ये सारी सरफेस टू सरफेस है। एक जगह लिख लो यहाँ पे, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस्त्र, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस्त्र, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस्त्र है, प्रहार है, पिनाका है, प्रहार है, पिनाका है, शौर्य है, प्रहार है, पिनाका है, शौर्य है, प्रहार, पिनाका, शौर्य। ये सारी की सारी जो है सरफेस टू सरफेस है। ये सारी की सारी क्या है?
सरफेस टू सरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी सरफेस टू सरफेस है। और मैंने एक चीज बताई थी, जमीन से हवा वाली कौन है? त्रिशूल और आकाश। इन दिनों आकाश की मांग भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही। जमीन से हवा, जमीन सरफेस टू सरफेस लिखा था, जमीन से हवा है त्रिशूल और आकाश। और हवा से हवा में भी दो लिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, एक अस्त्र और एक प्रदुमन्य। एक अस्त्र और एक क्या? एक अस्त्र और एक प्रदुमन्य। एक प्रदुमन्य, अस्त्र और प्रदुमन्य, हवा से हवा। इसको भी IMP लगाओ। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बात हो रही है सेजिल की, तो चर्चा हम अन्य मिसाइलों पर भी कर ले रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? कोई डाउट हो तो पूछते चलेंगे। हमारा जो पहला सेशन है 9:15 से लगभग कोशिश करेंगे 10:30 तक करेंगे। फिर दूसरा वाला जो हमारा, फिर तीसरा सेशन हमारा करके 12:30 तक प्रयास हमारा है हम सारे पोर्शन को जो है कवर करके चलें। सामने स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हैं, ट्रांसजेंडर सांसद है, हाल ही में नेपाल में बनी है। तो इनके बारे में थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ट्रांसजेंडर आप समझते होंगे। इनका नाम है भूमिका, और ये नेपाल में अभी हाल ही में जो है श्रेष्ठ जो है सांसद बनी है, पहली ट्रांसजेंडर सांसद। इस प्रकार की एक्टिविटीज, अपने आप पहली ट्रांसजेंडर विधायक बनी थी शबनम मौसी, मध्य प्रदेश विधानसभा से। वैसी पहली ये ट्रांसजेंडर समझते ही हैं आप, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ट्रांसजेंडर जो है नेपाल जी आंदोलन के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है। भूमिका से बिकम द नेपाल फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन, और नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला भूमिका श्रेष्ठ जो है, इन दोनों चर्चा में है। तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्कर रही है पहले ये। अभी बिम्स्टेक जो 1997 में बना है, उसकी एक प्रोफेशनल यंग एक्सचेंज प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुआ। तो बिम्स्टेक के बारे में लिखो, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन ये हाल ही में एक इम्पोर्टेंट संगठन है जो चर्चा में रहा, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। तो इसका नाम पहले अलग नामों से था, बी का मतलब भारत था यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट है। बंगाल हाँ, बिम्स्टेक क्या नाम है फुल फॉर्म? बिम्स्टेक 1997 में बना, और ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है बेसिकली जो है बिम्स्टेक के अंदर बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहले इसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड जुड़े थे, बाद में नेपाल और भूटान जुड़ गए। तो ये 1997 में ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो वैसे तो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन बिम्स्टेक के भी हाल ही में जो प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, उसकी बैठक कहाँ पर हुई? ये बैठक हुई महाराष्ट्र में। कहाँ हुई बैठक? है महाराष्ट्र में। अब बिम्स्टेक कब बना? बिम्स्टेक बना था कब? 1997 में। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बाद में इसमें नेपाल और भूटान जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। इसकी बैठक अभी हुई। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिम्स्टेक। साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि लंबे समय तक चीजें याद आए। और ये 2026 में इसकी बैठक इंडिया में यंग जो एक्सचेंज प्रोग्राम की हुई है, इसलिए चर्चा में है। और ये 9 मार्च से 15 मार्च को हुई बैठक, इसलिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। 9 मार्च से 15 मार्च को ये हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन था, CDS के एग्जाम में क्वेश्चन था, देखें बिम्स्टेक को लेकर कि बिम्स्टेक साउथ एशिया का एक देश का ग्रुप है, ये भी आप बंगाल की कंट्री से जुड़ा है। ऑल साल कंट्रीज द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो इसमें सभी बातें सही हैं, और हमारे सिलेबस में सार्क ऑलरेडी है, आपको पता है। दक्षिण ऑलरेडी अपने सिलेबस में है,
जो 1985 में। तो हाल ही में कंबाइंड डिफेंस सर्विस का जो एग्जाम होता है फरवरी 2026 में, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। ठीक है क्या? कंबाइंड डिफेंस सर्विस के एग्जाम में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इंग्लिश में, उससे घबराना नहीं है, आपको बताई दिए। अब ये क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 10 में ट्राइबल्स अपन पढ़ते हैं, तो अभी ये भारत का एक ट्राइबल फेस्ट करके कार्यक्रम है, वो आयोजित किया गया है 2026 में। ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार का कार्यक्रम है। यहाँ पर लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, भारत में करीब जो प्रोग्राम है भारत ट्राइब्स फर्स्ट, ये अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिट 10 के अंदर। भाई ट्राइबल है ना पूरे भारत में, भील है, गोंड है, बेगांव है, सहरिया है, भारिया है, कोल है, सब है। तो मध्य प्रदेश से संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत ट्राइब्स फेस्ट अभी नई दिल्ली में हुआ। देखिए इसका उत्तर नई दिल्ली है। भारत ट्राइब फेस्ट, इसका उत्तर जो है वह नई दिल्ली है। ट्राइब फेस्ट 2026 to be the beings in New Delhi on the March 18 की बात हुई है, वो भी अपने को याद रखना है। ये कुसुनपुर करके जगह है, ये बिहार का एक गांव है जो देश का पहला स्मार्ट गांव है। प्रॉपर गेट बना हुआ है, प्रॉपर कुसुनपुर लिखा हुआ है, प्रॉपर सिस्टमेटिक सबके एक जैसे घर हैं, कॉर्पोरेट रोड है, बकायदा वहाँ मिनी हॉस्पिटल है, मिनी लाइब्रेरी है, मिनी सिस्टम है। बताओ कितना सुंदर गांव। अगर ऐसे गांव सबके हो जाए तो लोग शहर ही ना है। तो ये कुसुनपुर करके एक गाँव, क्योंकि पिछली बार प्राणपुर पूछा था जो पहला हैंडलूम गाँव था मध्य प्रदेश में, तो एक कुसुनपुर करके गाँव है। एक जाति पाति खत्म वाला गाँव भी बताया था मैंने आपको, महाराष्ट्र का, शायद भूल गए हो गया, सोनला। 100% जातिवाद खत्म है। तो ये कितना प्यारा गाँव है बताओ। तो यहाँ तो गाँव में लड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से, पड़ोसी से, सब एक दूसरे के टांग खींच रहे। ठीक है, कुसुनपुर क्या नाम है? कुसुनपुर कहाँ पर है? बिहार में। कुसुनपुर कहाँ है? कुसुनपुर है बिहार में। और ये देश का पहला स्मार्ट गांव बन गया है। देश का पहला गांव बन गया है इस गांव। वैसे भी स्मार्ट सिटी योजना चलो, सचमुच स्मार्ट गांव है। पहले तो यहाँ पे नक्सलाइट एरिया था, यहाँ पर भी ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जैसे आप कुसुनपुर देखोगे आपको बिहार में टिक लगाना है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा नारियल का प्रोडक्शन कौन करता है आपको मालूम है? भारत। वर्ल्ड का 30% नारियल। और केरल में तो क्या कई नारियल के पेड़ ऐसे हैं जिसमें हर पेड़ में बिल्कुल 1000 नारियल होते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो विश्व का सबसे बड़ा लीडर जो है नारियल के उसमें हो गया है भारत। कौन हो गया है? और भारत केरल है। तो वर्ल्ड का 30% जो नारियल है वो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर आज की डेट में भारत बन गया है। याद रखेंगे अपन उनमें नारियल के प्रोडक्शन में। जब पिछली बार एमपीपीएससी ने 2023 में मूंगफली पूछा था तो उसका आंसर गुजरात था। वैसे ही चाय पूछ चुका है तो असम था, कॉफी पूछ चुका है तो कर्नाटक था। वैसे अकेले सिंगल नारियल पूछ लेगा तो केरल है। लेकिन केरल के अलावा भारत भी अब जो है, जैसे दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, मध्य प्रदेश थर्ड है, तो वैसे ही नारियल उत्पादन में भारत जो है फर्स्ट हो गया। अच्छा, नमक उत्पादन में गुजरात लगाना ठीक, नमक में क्या लगाना? गुजरात। और मैं इधर उधर की बातें भी बता देता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन से जो है 2-4। इंडिया बिकम द लीडर इज कोकोनट प्रोडक्शन विद ओवर द 30% शेयर। और जीएसटी जो कोकोनट का हुआ था उसमें जीएसटी बढ़ गया। अच्छा, एक चीज याद रखना कि
अभी जो नया डाटा है उसमें केरल नहीं है। अब जो है कोकोनट के प्रोडक्शन में केरल हट गया है ना, इसको थोड़ा सुधार लो। कोकोनट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आज की डेट में उड़ीसा में, पहले नंबर पर उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। इसलिए ये नई चीज इंपॉर्टेंट लगाओ। सबसे ज्यादा उड़ीसा हो गया, कृपया ध्यान दे। सबसे ज्यादा उड़ीसा हो गया भैया, कोकोनट में सबसे ज्यादा कौन हो गया है? उड़ीसा। अंडरलाइन कर लें, उड़ीसा लिख लें, ये नया डाटा है, इसको चेंज कर लें। फर्स्ट पे कौन आ गया है? फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। केरला कम हो गया भैया ना, पुराना था 26-27 में जो है। भूतत केरल में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उड़ीसा हो गया। राज्य में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात आर्टिकल 44 लागू होने वाला है। अब लागू होने वाला है उत्तराखंड के गुजरात में। आर्टिकल 44 है कॉमन सिविल कोड अर्थात यूनिवर्सल सिविल कोड। यूनिवर्सल सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, सब लोगों के लिए एक जैसे नियम। तो गुजरात में भी रंजना देसाई ने अपनी रिपोर्ट दी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। रंजना देसाई अभी 8वें वेतन आयोग की प्रमुख भी हैं। तो यूसीसी को लेकर गुजरात में जो रिपोर्ट जारी हुई, पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने अपने राज्य में जो है लीगल तरीके से, विधिक तरीके से जो है वो यूनिफॉर्म आर्टिकल 44 को जो है कॉमन सिविल कोड को अपने यहाँ लागू किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें एक जैसे होंगे। अब इसके बाद ये नियम चालू हो रहा है गुजरात के लिए। तो गुजरात रिसीव्स द यूसीसी ड्रॉप रिपोर्ट फ्रॉम द जस्टिस रंजना देसाई, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अब बहुत जल्दी आपको गुजरात में भी दिखने वाला है। अभी फीफा के जो मैच है ना, इस बार यूट्यूब में भी आएंगे। याद रखना, फीफा के मैच काय में आएंगे? यूट्यूब वालों के साथ टाई अप हुआ फीफा होने वाला है ना। 22 वाला दोहा कतर में होता है, अगला वाला कहाँ होने? अब भूल जाते हैं, आपका प्रॉब्लम। फीफा वर्ल्ड कप में पढ़ा चुका हूं। अब जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे भूलोगे, तो फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। देखो अभी हाल ही में 101वां तानसेन समारोह, 101वां तानसेन समारोह जो है ग्वालियर में हुआ दिसंबर 2025 में। 101वां तानसेन समारोह, 101वां तानसेन समारोह ग्वालियर में हुआ। 101वां तानसेन समारोह ग्वालियर में हुआ। 101वां और 52वां खजुराहो महोत्सव अभी फरवरी 2026 में खजुराहो छतरपुर में हुआ। 52वां को 176 से चालू हुआ है। तो अभी जो फरवरी वाला खजुराहो महोत्सव है, फरवरी वाला जो खजुराहो महोत्सव है वो खजुराहो में हुआ। और ये जो महोत्सव है बेसिकली, ये चल रहा है 1976 से ये चल रहा है। ये इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है।
अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो, सभी एक एक क्वेश्चन जो भी मैंने पढ़ा है उसके घुमा फिरा के दो जल्दी से, ताकि फिर हम आगे की तरफ अपनी स्टेप्स को बढ़ाएं। घर से बनाया करो एक क्वेश्चन, जो अगले ने बना दिया फिर आप अगला बनाया करो। आप भी बनाओ ना, हम तो बना ही नहीं। दिक्कत है भाई, बनाओ जो भी बच्चा है। त्रिशूल आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? कौन सी? त्रिशूल और आकाश। अच्छा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलने दो चलने दो। क्या क्वेश्चन तो बनाना सीख जाओ। क्या कहाँ है? कहानी है उसका सम्मेलन कहाँ होगा? भारत ट्राइब्स जो समिट है वो अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई, ऐसा तो उसका आंसर है नई दिल्ली। चलो अगला बोलो। राज्य का पहला स्मार्ट गांव कौन सा? भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा बना? राज्य का नहीं, क्या है गांव का नाम? हाँ जी। और जातिवाद 100% करने वाला ढूंढ के लाना है। संस्कृत पूरी तरह 100% संस्कृत बोलने वाला जिला कौन सा है? ये कौन सा गांव है जहाँ 100% संस्कृत? कल आपको लाना है ढूंढ के, ये आपका होमवर्क है अभी। हाँ चलो बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। थोड़ा तो तेज बोलो, बगल वाले को तो सुनाई दे। पहली ट्रांसजेंडर कौन है? हाँ, भूमिका श्रेष्ठ है। चलिए साउंड एक बार आकृति चेक कर लो। चलो यहाँ तक हो गया। इसके बाद जब तक आप इसको उतारो ब्रीफ में, जो भारत ट्राइब फेस्टिवल है वो नई दिल्ली में हुआ 18 से 30 मार्च को भी चल रहा है। और क्योंकि यूनिट नंबर 10 में आपके ट्राइब्स है तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनेगा। पूरे भारत में वैसे तो 805 के आसपास ट्राइब्स हैं, उसमें 75 जो है वो पीवीटीजी है। वो 805 में से 43 एमपी में पहले 46 थी, कीर मीना पारदी को हटा के, और लगभग बेगा सहरियार भारी जो है वो पीवीटीजी है। तो भारत ट्राइब्स फेस्टिवल को अंडरलाइन करें। और ट्राइफेड इसको करा रहा है जो 1987 में बनाया, जो जनजातियों के जो भी अर्रा बेड़ा महुआ इस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं बेचने का काम करता है। चिरौंजी जो खीर वगैरह में डलती है बहुत महंगी आती है ना, तो इसको जरा उतार लीजिए। और अभी मंत्री कौन है? जुआल ओराम है। मंत्री कौन है? जुआल ओराम। और 338 आर्टिकल जो उसमें एससी आयोग है, 338 ए जो है उसमें एसटी आयोग है, पता है ना आपको। और 366-25 के तहत एसटी आयोग, एसटी को रिकमेंड करने का पावर आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। प्रेसिडेंट खुद इस समय जो है ट्राइबल चेहरा है इंडिया का। उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ लें, ठीक है। यहां से मुझे लग रहा है कि इस बार एक क्वेश्चन बन सकता है, उम्मीद कर रहा हूं मैं। यहां से एक क्वेश्चन के बनने की उम्मीद कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन लिख सकते हैं यहां पर आप कि भारत ट्राइब्स फेस्ट का आयोजन कौन करवा रहा है?
जनजाति मंत्रालय और ट्राइफेड, जनजाति मंत्रालय और ट्राइफेड मिलकर करा रहे हैं। ट्राइफेड बना है 1987 में, ट्राइफेड बना है 1987 में, ट्राइफेड बना है 1987 में, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जो 4 बंदरगाह है ईरान में हमने बनाया था, वो एक्चुअल में 100 करोड़ का उसमें हमने 2025-26 में बजट भी रखा था, और ये हमने अगले 10 साल के लिए इस पर हस्ताक्षर किए थे। हाल फिलहाल में जो इसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई है, तो चाबार बंदरगाह जो है बेसिकली, आप अगर भारत का मैप देखेंगे तो भारत का मैप ये चाबार बंदरगाह यहाँ पर आपको, ये ईरान है, ये पाकिस्तान से लगा हुआ। तो चाबार बंदरगाह के लिए 2025-26 में हमने 100 करोड़ का बजट रखे। भारत ने ईरान में चाबार बंदरगाह बनाया। एक ही चाबार इस देश में इराक अंतर्गत, और बजट 25-26 में 100 करोड़ का बजट। और खास बात है कि भारत ने मई 2024 में ये हस्ताक्षर किए थे बंदरगाह को लेकर के कि हम जो है यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। अमेरिका के प्रेशर में वो चीजें धीरे से, और ये जो अब हमने 10 साल है इसको सीमा को बढ़ा करके, 10 साल की जो सीमा है इसको जो है हमने लगभग 2027, मतलब अब इसको हमने थोड़ा समय को आगे बढ़ा दिया है। तो 10 साल मतलब 2027 हमने चेंज कर दिए। अब 2027 चाबार बंदरगाह के विकास के लिए हमने नई सीमा रखी है। अब 2027 क्या रखी है? मुझे लग रहा है इस बार चाबार बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा। आप नेट से बेशक देखा करो, लेकिन मेरी क्लास होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, पहले जो वो मैं बोलता हूँ वो लिख लिया करो, फिर घर में जाके और खुद देख करके रिसर्च किया करो। तो क्या परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है वो आपको छूट जाएगा। जब मैं पढ़ाता हूँ करो, क्योंकि देखो बिना लिखे तो कुछ होना नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम जो अगली महत्वपूर्ण बात करेंगे, चाबार बंदरगाह से अब मान के चलो क्वेश्चन आएगा। लोकेशन बता दिए, कैसे लड़ रहे हैं बताओ। ये यहाँ पे बमबारी कर रहा है कौन? ये अमेरिका, इजराइल। क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बढ़िया सुंदर दुनिया बनाना चाहिए, आपस में मिलके गरीबी को दूर करना चाहिए, पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए, है ना। ये सब पीछे की लाइट चालू कर दिया करो बेटा। ये सब काम करना चाहिए तो कहाँ लगे गोलगप्पे खा रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे, लचपच कर रहे, क्या मतलब? ये सब मोह माया है। मुझे लगता है सही बात नहीं है। अच्छा, अब एक पंचू दोलन उत्सव चल रहा है उड़ीसा में। पंचू दोलन उत्सव ये उड़ीसा में चल रहा है, होली के 5वें दिन से कंटिन्यू चलता है। सीएम वहाँ के मोहन राम मांझी हैं, गवर्नर वहाँ के हरू बाबू कंपति हैं। भुवनेश्वर कैपिटल है, जगन्नाथ जी की यात्रा होती है। 147 विधानसभा सीटें, लोकसभा 21 है। अभी चुनाव होने वाले उड़ीसा में भी पक्का। कौन कौन से 5 राज्यों में चुनाव है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, असम में और पांडिचेरी। तो ये थोड़ी सीटें की लोकसभा की 21 है। और ये त्योहार का नाम है पंचू दोलन। कौन सा दोलन है बेटा? पंचू दोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचू दोलन, पंचू दोलन, कृपया करके इसको अंडरलाइन कर। यूनिट 8 को कवर कर दूंगा में। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं बेटा जी, इसलिए आपने पढ़ना है बड़े ध्यान से, बड़े काम का पढ़ना है, इत्मीनान से।
चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो गणेश कुमार हैं, जो अन्य चुनाव आयुक्त उनके नाम लिख लो, दो हैं, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। पहली महिला जो चुनाव आयुक्त रही थी वो रमाबाई थी 89 में, और पहले जो थे चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं, और दो मुख्य हैं इनके साथ, और एक मुख्य के साथ दो सपोर्टिव है, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह। सीएजी वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। वर्तमान में महालेखापाल 1976 में पद आया था। टीसीए कल्याणी है, 50 साल हो रहे। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू है। थल उपेंद्र द्विवेदी है। नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी है। वायुसेना अमरप्रीत सिंह है। डिफेंस ऑफ स्टाफ जो चीफ, जैसे पहले आपके वो थे ना जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, विमल क्या नाम था उनका, हाँ जो भी थे, हाँ विपिन रावत, तो वो पहले, अभी अनिल चौहान है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथ जी हैं। ये जितने डाटा यहाँ पे लिखे इनको लिख लो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। इसमें यूपीएससी इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग के अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है। जिस पर टिक मैंने लगाया है उसको आप यहाँ पे टिक लगा लो। एक तो चुनाव आयुक्त कौन है ये देख लो, विवेक जोशी, सुखबीर सिंह। सीएजी कौन है, संजय मूर्ति टाइप बैठे रहते हैं, और इनका सपोर्ट करने के लिए सीजीए है। टीसीए कल्याणी, द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च सेनापति। थल सेना, नौसेना, वायुसेना देख लो। सीडीएस देख लो। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी देख लो। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी देख लो। उपाध्यक्ष सुमन बेरी देख लो। सीईओ निधि छब्बर देख लो। यूपीएससी अजय कुमार देख लो। विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी देख लो। महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राटकर देख लो। ओबीसी वाले तो चेंज हो गए, इसको रहने दो। ये जितना डाटा पर आप अपडेट कर लो, स्पीडी पढ़ते रहो। और याद रखा, इसरो के कौन है अभी, वी नारायण, इसरो के कौन है, और ये इसके कौन है अपने आरबीआई के संजय मल्होत्रा। आरबीआई के कौन है, संजय मल्होत्रा। और ये बीसीसीआई के कौन है, मिथुन। बीसीसीआई के कौन है, और एमपीपीएससी याद रखना राजेश लाल मेहरा है। एमपीपीएससी के कौन है, राजेश लाल मेहरा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। साथ साथ में स्टैटिक जीके भी चलो, बिल्कुल हाई लेवल पे पढ़ाई। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फर्स्ट है, और इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के बाद मध्य प्रदेश का जबलपुर, याद रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर के बाद मध्य प्रदेश का जबलपुर सेकंड, याद रखेंगे। तो बोल देंगे इंदौर के बाद कौन है। और ये स्वच्छता सर्वेक्षण 14 में डॉक्टर मासिंगर कमेटी की रिकमेंडेशन पर लागू हुआ था। स्वच्छता के बाद इंदौर में क्या क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। अच्छा, 5 लोग पद्म विभूषण वाले नाम बताओ कौन कौन है। धर्मेंद्र देवल कला, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स, एन राजीव वायलिन कला, पी नारायणन साहित्य और शिक्षा, और बी एस अच्युत मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स। याद है, बिल्कुल 5 को याद रख लेना, 100% क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने कल भी बता दिया, यहां से क्वेश्चन आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को अपने को अंडरलाइन करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार करके आप अंडरलाइन करो। ज्ञानपीठ पुरस्कार को मैं लिखा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिखो, यहां से एक क्वेश्चन लिखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको आईएमपी लगाओ। मैं जो बोल देता हूँ ना वो क्वेश्चन आता है परीक्षा में 100%। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखो, क्योंकि इस बार क्या है भैया, इस बार का जो मामला है वो ये है कि इस बार जो मामला है मार्किंग, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको आईएमपी लगाएंगे, मोस्ट आईएमपी। पहली बार तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चालू हुआ था 65 में, और उस समय पहली बार ये मिला था जी शंकर कुरूप को,
जी शंकर कुरूप को उनकी रचना, मलयालम रचना आडा खुजाई के लिए। अपने काम का या तो पहला है, या अभी जो 2025 में 60वां मिला है वीरामुथु, नाम याद रखना। 2025 का जो 60वें नंबर का मिला है, क्योंकि 65 से चालू हुआ है, तो 60वें नंबर का ये मिला है वीरामुथु को। कल करीना ने बताया था, शायद करिश्मा ने बताया था, किसने बताया था? वीरामुथु नाम बताया था ना। ये तमिल लेखक हैं। वीरामुथु कौन है? तमिल लेखक। इसके पहले जो मिला था 2024 में विनोद कुमार शुक्ला को, जो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, और ये 59 नंबर इनकी एक बड़ी फेमस किताब आई थी विनोद कुमार शुक्ला की, नौकर की कमीज। विनोद कुमार शुक्ला, और ये नौकर की कमीज किसकी किताब है? ये MPPSC ने 2003 में पूछा था, 2003 में पूछा था, नौकर की कमीज। और पहली बार कोई छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है। इसके पहले जो 58वां मिला था 2023 में, वो गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला था। इसके पहले 2023 में किसको मिला था? गुलजार को और रामभद्राचार्य को, गुलजार को और रामभद्राचार्य, गुलजार को और रामभद्राचार्य को मिला था। ये 58 नंबर का था, ये 58 नंबर का था। और इस बार मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, मान के चलिए एक प्रश्न पक्का है यहाँ से, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो किसी ना किसी कंटेंट के रूप में 100% आप मान के चलिए यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा। 1 अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज, जो फाइनल टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, 10 पेपर GS के होंगे यूनिट वाइज, हर यूनिट के बेहतरीन 100 क्वेश्चन, 6 पेपर होंगे करंट अफेयर्स के, 2 पेपर इंडिया के करंट के, 2 इंटरनेशनल करंट के, 2 MP के करंट के। तो होगा यूनिट नंबर 8 तैयार होगा। 16 पेपर और 5 पेपर होंगे CSET के, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड सामान्य हिंदी एंड डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन एंड इंटरपर्सनल स्किल के। 21 पेपर 1 अप्रैल से 21 अप्रैल चलेंगे लगातार, और ये आपको पेपर भी मिलेंगे, इनका डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा, इनका डिटेल डिस्कशन भी मिलेगा। तो आप तैयारी रखिए जोरदार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और दादा साहब फाल्के किसको मिला? बोला करो, बोलोगे। मोहनलाल को। किसको मिला? मोहनलाल जी को मिला। और इस बार वो जो 4-5 लोग मिले हैं मध्य प्रदेश के, पद्म सिंह को तो भूलना ही नहीं अपने को। कैलाश चंद पंत इंदौर वाले साहित्य और शिक्षा के लिए, नारायण दास पुरातत्व वाले भोपाल से, मोहन नागर जी बैतूल के सोशल वेलफेयर पर्यावरण के लिए, और भगवान दास रैकवार जो है वो बुंदेली युद्ध कला के हैं, सागर वाले। चलो चारों के नाम बोलो जरा, पद्मश्री के बोलो भाई, याद करो। कैलाश चंद पंत साहित्य, भगवान दास रैकवार युद्ध कला, नारायण व्यास पुरातत्व, मोहन नागर पर्यावरण। बोलोगे नहीं तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? बिना बोले सिलेक्शन हो जाता है क्या? संभव ही नहीं है। उनचालीसवें राष्ट्रीय खेल मेघालय में होने वाले, याद रखना। अभी कहाँ हुए थे? ये भूल गए, कल पढ़ाया था मैंने। उत्तराखंड। अरे 38वें का हुआ था, 39वें मेघालय में, मध्य प्रदेश का 4था स्थान था। मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, मतलब आप बस छाप रहे हो, टेप रहे हो। अरे कल ही तो बताया था उत्तराखंड में हुए थे। हाँ, और मध्य प्रदेश का नंबर 4था था 82 पदक के साथ। याद करो, 34 स्वर्ण, 36 रजत और 22 कांस्य बताया था। पहला सेना का था 121, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा हरियाणा का। और अगले कहाँ होने वाले हैं? अगले होंगे मेघालय में। अंडरलाइन कर लो, यहाँ से राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन आएगा भैया। फिर बनेगा नहीं आपसे तो हम जिम्मेदार नहीं है भैया। यहाँ तक जरा अपडेट कर लीजिए अपने आप को, जितना मैंने पढ़ाया। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रहेगा? रहेगा क्या? तो एक तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा करो, और 1-2 दिन में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, थोड़ा समय 5-10 मिनट पहले आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और नवरात्रा से पढ़ाई चालू कर दें, ऐसा सोचेंगे तो पढ़ाई होगी जरूर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। किसी एक दिन का इंतजार मत करिए पढ़ने के लिए,
अब पढ़ाई चालू करिए। चलो 2-3 क्वेश्चन बनाओ आकृति अभी तक जो पढ़ा करी ना, 2-3 क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना अभी तक पढ़ा ज्ञानपीठ से लेके पिछले क्वेश्चन तक, जल्दी से एक क्वेश्चन बनाओ स्टाइलिश वाले। नोट्स आपके सामने, आपको प्रश्न बोलना है, उत्तर भी नहीं बोलना, ऑप्शन भी नहीं बोलना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? वेरी गुड। वेरी, बीएससी के प्रमुख कौन है? हाँ मतलब अध्यक्ष कौन है, प्रमुख नहीं होता, अध्यक्ष होते हैं। राजेश लाल मेहरा है, कौन है? इंडिया कैट्स फेस्टिवल किसके द्वारा आयोजित किया गया? चलिए और बोलिए। और कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? और कोई एक्सरसाइज पूछ लो एक। अभिजीत आप तो जल्दी से आपस में डिस्कशन करो, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिहेवियर रखो, तब तो कोई मतलब है पढ़ने का। नहीं तो बैठे हुए हैं आराम से सुस्त बैठे हुए। चलो कौन सा? वो तो पूछा उसने, जी शंकर कुरु। भारतीय सीएजी कौन है? हाँ वर्तमान में कौन है? बहुत बढ़िया। 26 में नहीं, 24-25 में दिया गया, 26 के अनाउंस नहीं हुआ अभी। चलो बोला, अब तुम क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हो यार। मतलब तुम्हारा रुझान पढ़ाई को लेकर क्या है वो तुम समझ लो कि मतलब तुम्हारा प्रश्न को बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं, जबकि वो उससे तुम बनोगे। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? नौकर की कमीज किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ नौकर की कमीज जो किताब चर्चा में रही किसी, और ये एमपीपीएससी ने पूछा है 2003 के पेपर में। उसको बेचारे को 23 साल बाद मिल रहा है रिजल्ट। इतनी मेहनत करके लिखा था, बताओ। चलो आगे बढ़ो। एक का नाम लेके तो ही मैं इनविटेशन दूंगा। जिसने भी अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया जल्दी बनाओ। विजुअल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाँ जावार बंदरगाह कहाँ है? किस देश में? बहुत बढ़िया। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, करंट अफेयर स्टैटिक जीके के लेक्चर के बाद इसका एक टेस्ट मेरे द्वारा लेंगे 5-10 मिनट का। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक चालू करेंगे। आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी नहीं। चलो और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है? एक बार तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया? बहुत बढ़िया, ये बच्चा होशियार है। इसके अंदर एक पढ़ने को लेकर अलग ही ललक और अलग जग रही है। आर्टिकल 44 क्या है? बहुत बढ़िया, लगातार ये प्रश्नों को दे रहा है, लगता है ये पढ़ना चाहता है। और कुछ गूंगे बैठे हैं जो सुन रहे हैं, उनको लग रहा हम शांत बैठेंगे तो हमारा हो जाएगा। अरे इंटरव्यू में बोल नहीं पाओगे, फिल्म निकाल भी लिए तो फिर क्या होगा? बोला करो बेटा। चलो और बताओ। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में? बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आगे जाइए। पंचोदोलन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कितनी बार पूछोगे भैया उसी प्रश्न? पूछ चुके, 2 बार पूछ चुके। तुम पूछा वाला ही पूछते हो, नया प्रश्न भी नहीं बना पा रहे हो भाई साहब। चलो आगे बढ़ो। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? किसकी नौसेना? पाकिस्तान की, भारत की, चाइना की? भारत की नौसेना के प्रमुख कौन है, ऐसा प्रश्न बनाना चाहिए। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो बेटा। शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, शिक्षक का काम है व्यक्तित्व का विकास भी करना। प्रोफेशनल यंग स्टेट प्रोग्राम मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? बिम्स्टेक की बैठक पूछ रहे हो? महाराष्ट्र में? चलो और पूछो। ट्रैफिक की स्थापना कब की गई? 1987 आंसर है। जो सिर्फ क्लास में हो रहे क्वेश्चनों को ध्यान से कर लेगा, उसको घर जाके ये पढ़ने की जरूरत नहीं। अतः यूपीएससी के बैच के लिए करंट अफेयर शाम के टाइम में अलग से आएगा। जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अरे भाई मेरा टेस्ट अभी क्लास के बाद होगा, वो बनना चाहिए।
और वो नहीं बन रहा मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा ध्यान क्लास में पूरी तरीके से नहीं है। तो निश्चित तौर पर ध्यान अपना क्लास में रखें। रूपाली तुमने नहीं पूछा भाई प्रश्न, अलग से तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा। महिला विजेता कौन है? किसको मिला महिला में? आशा पूर्णा देवी। चलो भाई, और हिंदी के लिए पहली बार मिला था ज्ञानपीठ 68 में सुमित्रा नंदन पंत को लिख लो। 68 में भी एमपीएसआई में क्वेश्चन आया था सुमित्रा नंदन पंत को। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और उम्मीद हम यह कर रहे हैं कि आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। गेट रेडी फॉर द ऑल प्रोसेसेबल क्वेश्चंस हियर। मध्य प्रदेश में जीएसडीपी अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मध्य प्रदेश में जीएसडीपी, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको प्यारे बच्चों आईएमपी लगा लो, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। मेरा पहला लेक्चर चल रहा है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, जिससे आपकी यूनिट नंबर 8 पूरी कवर हो रही है। सेम आईएएस के लिए भी शाम के बैच में हमारा 4 से 7 में एक स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बनेगा, जिसमें हम यूपीएससी के लेवल पर करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ पर ये हेडिंग लिख लीजिए। देखिए 2025-26 में जो हमारा स्थिर प्राइस पर दो तरीके से होता है, एक होता है फिक्स प्राइस जिसमें हम महंगाई को नहीं जोड़ते, और एक होता है करंट प्राइस, है ना, करंट प्राइस जितना महंगाई को जोड़ते हैं। तो जो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगभग हमारा, अगर पिछले बार का बेस ईयर देखें तो 7,81,911 है। 7,81,911, 7,81,911, 7,81,911। अगर इसकी ग्रोथ रेट देखें तो मध्य प्रदेश की 90 नंबर पर है 8.08, और आपको पता है कि पहले नंबर पर जो है महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर यूपी है। तो हमारी ग्रोथ रेट इतनी है। लेकिन अगर हम करंट प्राइस पर देखें, महंगाई को जोड़कर देखें, तो जीएसडीटी हमारा 16,69,750 करोड़ है। और इसका अगर हम करंट प्राइस में ग्रोथ रेट देखें तो हमारा जो ग्रोथ रेट है लगभग आप मान के चलिए 11.14 है। अब पेपर में क्या पूछा है, उसने परीक्षा में क्या पूछा है, उसने फिक्स प्राइस में पूछा है या उसने करंट प्राइस में पूछा है? अगर वो फिक्स प्राइस में पूछेगा तो वहां लिखेगा स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य में जीडीपी कितनी है पूछेगा मध्य प्रदेश की। और अगर वो करंट में पूछेगा जहां महंगाई को जोड़ा जा रहा है तो वो पूछेगा प्रचलित मूल्य पर कितनी है। तो अगर वो स्थिर में पूछेगा तो आपको ये वाला टिक लगाना ऑप्शन, और अगर वो करंट प्राइस में पूछेगा तो 11.14 लगाना। इस डाटा को मोस्ट टाइम पे लगा लो। इस बार मान के चलो एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। मैं आपको मध्य प्रदेश के लास्ट ईयर के पेपर्स दिखा दूंगा अभी, जिनमें इस तरीके के प्रश्नों को लगातार पूछा गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न, जैसे 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन था सितंबर 23 के अंत तक के जीडीपी का बाह्य ऋण अनुपात कितना था, तो उसका आंसर 18 से था। वो तो क्वेश्चन जो था वो ऋण से था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था 21-22 में मध्य प्रदेश का जीडीपी कितना है, तो उस समय था 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अभी तो ये बढ़ गया है, और जीएसडीटी को दुगना करने का लक्ष्य था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछते रहता है। जैसे 11-12 से 15-16 तक के जीएसडीटी की वृद्धि दर कितनी रही थी, तो उस समय वृद्धि दर रही थी 11.09। तो अभी ऐसा पूछ सकता है कि वृद्धि दर अभी कितनी है, तो अभी भी 11.14 है। ये एमपीपीएससी ने पूछा है जीएसडीपी की दर कितनी रही थी। नीचे एक लाइन लिखो, मध्य प्रदेश ने अपना जीएसडीपी 2028-29 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा है। 2028-29 तक अपना जीएसडीपी को जो है वो दुगना करने का लक्ष्य रखा है। 2028-29 तक अपने ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दुगना करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको यहाँ पर आप सभी भाई बहन नोट कर लें। बहुत विशेष तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ एक नीचे प्रश्न भी बनाइए, प्लीज प्रश्न बनाइए। 2025-26 में
मध्य प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर कितनी है? प्रचलित मूल्य पर कितनी है? 11.14, 16.09, 17.09, 15.09। आंसर है 11.14। और इसी प्रश्न को मैं कर दूं कि स्थिर मूल्य पे कितनी है, तो 8% है। स्थिर मूल्य पे कितनी है? एक प्रश्न और लिखो, एमपीपीएससी में आया हुआ है। मध्य प्रदेश अपने जीएसडीपी को किस वर्ष तक के दुगना करने का लक्ष्य रखा है? 25-26, 27-28, 28-29, 29-30, 28-29। कब तक रखा दुगना? ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में कई बार बच्चों से नहीं बन पाते हैं, इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि जब भी सर के द्वारा पढ़ाया जाए तो आपका ध्यान कक्षा में ये होना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मन में आए वो नहीं पढ़ना है। तो सकल घरेलू उत्पाद से आप मान के चलो, इस बार आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। नीचे एक बार लिख लो, 25-26 में मध्य प्रदेश का जो जीडीपी प्रोडक्शन टोटल है वो लगभग मान के चलिए आप आज की डेट में है 9.18 ट्रिलियन का, 9.18 ट्रिलियन का, 9.18 ट्रिलियन का, 9.18 ट्रिलियन का है, लगभग 9.18 ट्रिलियन का लगभग है। और अगर हम भारत के संदर्भ में यहाँ देखें, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तुलना, ये यूनिट 6 में है, मैंने कल बताया भी था आपको। आप भूल जाते हो, दिक्कत ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ ये कि जो पढ़ाया जाता है उसको आप प्रॉपर रिमाइंडर नहीं रख पा रहे हो, प्रॉपर आप उसको फोकस नहीं कर पा रहे हो कि अपन ने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो भारत का आप फिक्स प्राइस में लिख लो, भारत का फिक्स प्राइस में है 201.90 लाख, 201.90 लाख, मतलब 201.90 लाख है करेंट प्राइस में, सॉरी इसमें फिक्स प्राइस में, फिक्स बोला करो यार, हिंदी में गड़बड़ होता है। 201 लगभग 201.90 लाख करोड़, 201.90 लाख करोड़। अगर जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो 7.4 है, मतलब भारत की जीडीपी ग्रोथ कम है एमपी से, एमपी की 8.04 है, भारत की 7.4 है। मतलब स्थिर मूल्य पर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का साइज कितना है? 201.90, और मध्य प्रदेश का कितना? 781। लेकिन ओवरऑल देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4 है, मध्य प्रदेश की 8.4 है। तो जीडीपी ग्रोथ के मामले में राष्ट्रीय स्तर से हमारी जीडीपी 1% कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अगर हम बात करें प्रचलित की करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे हमारी है 357.14 लाख, 357.14 लाख। और अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 8%, परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या है? 8%। तो अगर मध्य प्रदेश की इंडिविजुअल बात करें तो इंडिया से जीडीपी प्रचलित मूल्य में भी ज्यादा है और इसमें भी ज्यादा है। जैसे प्रति व्यक्ति वाला एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, समझ रहे? तो मैंने भारत का भी लिख दिया ना भाई, ये जो हरा कलर है ये भारत वाला है, बात समझ रहे? इसमें काम का डाटा है। ठीक है? अरे भैया सब बहुत कठिन चीज है, अगर पढ़ लिया और सिर्फ डाटा याद है तो टिक लग जाएगा। सिर्फ याद है एग्जाम में क्या? डाटा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, इसके 2-3 प्रश्न बनाओ। चलो बनाओ, आकृति बिना बोले बनाया करो, इंग्लिश मीडियम बिना बोले आकृति बनाया करो, और हिंदी मीडियम का क्वेश्चन करीना आप बनाया करो बिना बोले पहला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो ढंग से बना लो। मध्य प्रदेश का जीएसडीपी का फिक्स प्राइस कितना है? काय की फिक्स प्राइस? क्वेश्चन बनाना तो सीख जाओ। नाम का इंग्लिश मीडियम है। चलिए
मध्य प्रदेश की 2025-26 में जीएसडीपी कोष्टक में करंट प्राइस अर्थात प्रचलित दर के आधार पर क्या ग्रोथ रेट है? आंसर है 11.14। अब भारत की कितनी है? 8। और स्थिर प्राइस में फिक्स में मध्य प्रदेश की कितनी है? 8.04। और भारत की कितनी है? 7.4। इतना लिख लो। और किस वर्ष तक मध्य प्रदेश सरकार दुगना करने वाली है? चलो एक बार रिवाइज करो इसके दो क्वेश्चन सब लोग बनाओ अपनी कॉपी में, खुद से बनाओ। चलो बोलो मत, बोलने में घबरा जाते हो। चलो खुद से बनाओ जल्दी से, जब गुंगों की सरकार है। चलो तो मैं अगर रोज राजस्व घटाने जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहीं भी नाम आए तो हमें नाम याद रखना है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम एक का करंट अफेयर्स देखते हैं 5-7 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो मेरे को क्लास में ही आप पूछ लो। और देखो मन लगाओ पढ़ने में, मैंने बोला ना एंड ऑफ द डे पढ़ना ही पड़ेगा। अंग्रेजी साल से धीरे धीरे हिंदी वाले साल में आ गए। क्या किया आपने, कैसे किया आपने, ये मेरे से ज्यादा आप खुद जानते हैं। आपकी क्या स्थिति है आप जानते हैं, की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं साइंस टेक 360 डिग्री यहाँ पे लिख के अपडेट करा दूं? साइंस एंड टेक 360, इसमें आपकी बहुत सारी यूनिट 7 कवर होगी। और निश्चित तौर पे हमको कवर तो पूरे 10 यूनिट ही करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक 10 पेपर हमारे यूनिट वाइज जीएस के होंगे, जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के पैटर्न को ध्यान में रखकर। 6 पेपर हमारे करंट अफेयर्स के होंगे, 2 का करंट, 2 इंटरनेशनल करंट, 2 नेशनल करंट, और यहां से बहुत क्वेश्चन। और 5 पेपर हमारे सीसेट के होंगे। और ये जो 10 पेपर है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे और लगभग 15 से यहाँ से फंसेंगे। और सीसेट कैसे भी करके आपको पास कराएंगे 40%, क्योंकि माइनस मार्किंग में सीसेट पास करना भी बड़ा कठिन हो गया। ठीक है, पहले के तुप्पे चल जाते तो आदमी जैसे तैसे 33-40 करके जाता था, अभी तुप्पेबाजी करने वाले बाहर हो जाएंगे, सीसेट में फेल हो जाएंगे। ठीक है क्या? तो एक बार रिवाइज कर लो अभी तक जितना पढ़ाया है, और फिर हम साइंस के कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। आप तो बहुत कुछ क्वेश्चन जो है ना क्लास में कमेंट में लिख लिख कर भी तैयार कर सकते हो। स्पीड आपको तेज रखना पड़ेगा, ब्रेन भी चलाना पड़ेगा अपना, स्पीड से जो है ब्रेन भी चलाना पड़ेगा। और क्लास में जो है कमेंट कर करके क्वेश्चन बना के पढ़ते करते बहुत कुछ कर सकते हो। आपको बहुत सारा डाटा क्लास में, बस ये अगल बगल में सही कहीं हिल रहा है डोल रहा है तो ये भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक में सबसे पहले कुछ अभियान लिखते हैं। एक्सिकॉम मिशन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। एक्सिकॉम मिशन 4 जब वो उस समय जुलाई में भेजा था, तब भी मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में एक्सिकॉम मिशन को डिटेल में पढ़ाया था। तो प्रमुख अंतरिक्ष अभियान है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये भेजा था एक्सिकॉम मिशन, अगर 25 में जुलाई 25 में हमने इसको फाल्कन 9 के द्वारा, जुलाई 25 में हमने इसको भेजा था, जुलाई 9 में हमने इसको भेजा था, फाल्कन 9 के माध्यम से हमने इसको भेजा था। और डेट जुलाई 2025 में भेजा था। और अभी अशोक चक्र में ना शुभांशु शुक्ला जो है पहले इसरो की तरफ से जाने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यात्री बने थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 98 में 16 देशों ने मिलकर बनाया। यहाँ पर जो शुभांशु शुक्ला है वो शुभांशु शुक्ला। और ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर पहली बार गए थे राकेश शर्मा।
जिन्होंने इंदिरा गांधी जी से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस बार हम एक्सिकॉम मिशन से क्वेश्चन की अपेक्षा कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष मिशन से क्वेश्चन आता है। 1997 में क्वेश्चन आते कि हरिकोटा से जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है वो किस राज्य में है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। और उस समय आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में इसका नाम सतीश धवन सेंटर हुआ था। तो हरिकोटा से क्वेश्चन 1997 में पूछा था। 2025 की प्री में पूछा कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर था 23 अगस्त, क्योंकि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 पहुंचा था। वैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि 104 सैटेलाइट को इसरो ने फरवरी 17 में छोड़ा था, काय से छोड़ा था, PSLV 37 से छोड़ा था। वैसे 24 में क्वेश्चन था कि मंगलयान कब छोड़ा गया था, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछता है। जैसे इस बार पूछ सकता है, जैसे 92 में पूछा था कि आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 75 को, इसके भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो लगातार जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछते रहते हैं परीक्षा में। तो भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन से क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 7 में एक हेडिंग देखेंगे आप, उसमें है उपग्रह और अंतरिक्ष प्रणाली। क्या है देखना, यूनिट नंबर 7 में दूसरी या तीसरी हेडिंग है अंतरिक्ष प्रणाली। तो एक क्वेश्चन आता है, जितनी चीजें पूछा जा चुका है, जैसे मिशन पार मार्स पूछा जा चुका है, कब छोड़ा था, 5 नवंबर 13 को। जैसे PSLV C37 से 104 उपग्रह छोड़े थे फरवरी में, ये पूछा जा चुका है। जैसे 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, पूछा जा चुका है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, MPPSC 92 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हरिकोटा से उपग्रह छोड़े जाते हैं जिसका नाम सतीश धवन सेंटर हो गया 2002 में। तो ये MPPSC ने 2002 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अभी तो नया पूछेगा ना, मतलब जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, अंतरिक्ष मिशन टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपडेट वाले। क्या आ रहे हैं? अपडेट वाले। अंतरिक्ष, जैसे गगनयान में व्योम मित्र पूछा था इन्होंने। तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति से पढ़ने का ये फायदा होता है। तो 20-25 साल का पूरा पेपर याद रहता है, उस टॉपिक की सब हेडिंग याद रहती है, तो पता रहता है कि लास्ट ईयर में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे। और ये टेस्ट सीरीज वो लोग जरूर दें जो इस बार का पेपर दे रहे हैं, या वो लोग जरूर दें जो 27 को टारगेट कर रहे हैं, या वो लोग जरूर दें जो UPSC टारगेट कर रहे हैं, या वो लोग जरूर दें जिनको पैटर्न पता होना करना है कि पैटर्न कैसा होता है। प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से विधिवत प्रक्रिया में हमारे क्वेश्चन चलेंगे। तो एक्सिकॉम मिशन भूलने का नहीं है ना। एक्सिकॉम मिशन और शुभांशु शुक्ला को इस बार अशोक चक्र भी मिला, ठीक है। और ये भेजा कहा था फाल्कन 9, कैसे भेजा था, इसमें अदृश्य बात फाल्कन 9 है, ये पूछ सकता है। चलिए, एक का ही करंट चल रहा है, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ थोड़ा मैंने इकोनॉमी का पढ़ाया था, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा पहला लेक्चर 1.5-2 घंटे चलता है, जो करंट अफेयर स्टैटिक जीके का होता है। इसके बाद GS में हिस्ट्री में कंटिन्यू आऊंगा मैं। उसके बाद मध्य प्रदेश जीके में मैं कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 9 में कुछ अपडेट करूंगा, और कुछ अदर चीजों में पढ़ाते हुए मैं कुछ बात कर क्लास को यहाँ पर आगे बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पर लिखो, अब निसार मिशन, इसको डेट पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार आदित्य एल1 पूछा था, तो यहाँ पर आदित्य एल1 पूछ सकता है निसार मिशन। यहाँ पर लिखो आप निसार मिशन। निसार मिशन को बेसिकली चालू किया इसरो वालों ने, जो 96 में बना, और नासा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो 58 में बना, दोनों के संयुक्त प्रयासों से ये चला। अब इसमें 2 तरीके के बैंड लगाए उन्होंने, मैंने बताया भी था, S बैंड और L बैंड इंडिया का, और S बैंड अमेरिका का है, नासा वालों का। ये 30 जुलाई 25 को छोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 30 जुलाई 2025 को ये छोड़ा गया निसार अभियान। 30 जुलाई की डेट याद रखना। GSLV F16 से छोड़ा गया, GSLV F16 को अंडरलाइन करेगी, जैसे वहां फाल्कन को अंडरलाइन किया था। दूसरा डेट इंपॉर्टेंट है, और ये नासा और इसरो के द्वारा है। और निसार अभियान जो है इंपॉर्टेंट अभियान है। तो निसार भारत और अमेरिका का अभियान है, GSLV F16 के द्वारा छोड़ा गया। इसरो और नासा का संयुक्त अभ्यास है, इसरो और नासा का संयुक्त अभ्यास है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। 2019 में त्रिशूल क्या है पूछ लिया था। त्रिशूल जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल, पढ़ाया था मैंने, जमीन से हवा पे। MPPSC 2019 में पूछा त्रिशूल क्या है, इसलिए भैया कुछ भी पूछ सकता है। जो मैं बना रहा हूँ ना नोट,
ये आप 499 और 599 999 के कोई यूट्यूब में और कहीं पे कोर्स लोगे उसमें वो नहीं सीख पाओगे जो यहाँ कोर्स में आप ऑफलाइन में सीखोगे। ऑफलाइन सीखने में विश्लेषण क्षमता सीखता है और रेगुलर क्लास है, मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है और कल या परसों से स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी क्योंकि हमारा एक ही लेक्चर अभी हम ऑफलाइन में लेने का तय किए 9 से 12:15 10-15 मिनट इसलिए ज्यादा रखें क्योंकि क्लास 10 मिनट लेट चालू होती है और ये कभी कभी 12:30 भी होगी और कभी टेस्ट हुआ तो 12:45 भी होगी। तो लगने का टाइम 9 है, छूटने का 1 है। कभी कभी 12 बजे भी छूट जाएगी, 12:15 तक तो कोशिश करेंगे छोड़ ही दें क्योंकि हमारा भी लंच टाइम होता है और हमको 4 से 7 में भी नया बैच SSC रेलवे और जो है वो वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए चालू कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम फोकस करके स्टडी करें और गुणवत्ता के साथ, जो हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस है गुणवत्ता, ठीक है। तो मुझे लगता है इस बार आर्यभट्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे आप। क्या लगा लेंगे आप? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारा क्या था, मैंने पहले भी कई बार बताया कि आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। हाल ही में 50 साल पूरे हो रहे हैं और भारत का जो है पहला, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी बना लीजिए, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था। 92 में क्वेश्चन पूछा है और आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया, ये भी 19 अप्रैल 75 MPPSC 2008 में पूछा है। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला था जिसको बीकानेर से छोड़ा गया था और कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण के द्वारा छोड़ा गया था। और जी के क्षेत्र MPPSC 92 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, MPPSC 2008 में पूछा गया है। तो एक प्रश्न आप मान के चलो पक्का है, यहां से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है क्या। भारत में जो अमेरिका से नाइक अपाचे लाया था 63 में और जो साउंडिंग रॉकेट था जो एटमॉस्फेयर के इनर पार्ट के अध्ययन के लिए किया गया था, तो भारत ने पहली बार रोहिणी 65 को छोड़ा था। 1965 में रोहिणी 65 को छोड़ा गया था। बाद में उसके ठीक 10 बाद हमने आर्यभट्ट को छोड़ा था। तो आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इसकी डेट जो 19 अप्रैल 75 को पूछी गई 2008 के एग्जाम में। और पहला उपग्रह कौन था, ये 1992 में पूछा गया, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक प्रश्न की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उसी तरीके से आदित्य L1 से भी एक क्वेश्चन पूछ, आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन करने के लिए खास आवरण होता है, तो हम लोग कोरोना कहते हैं। और अंदर जो फ्राउनहोफर रेखाएं होती हैं और जो अंदर फ्राउनहोफर रेखाएं होती है जिनका टेम्परेचर 1500 डिग्री होता है और इस वजह से काले धब्बे होते हैं, बाहर का होता है। तो सूर्य के अध्ययन करने के लिए, सूर्य की स्टडी के लिए जो है किसी ने पूछा था कब पहुंचा, मतलब कब भेजा, पूछ सकता है कब पहुंचा। तो आदित्य L1 मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और मुझे लग रहा है कि यह इस बार लगाएंगे। यहां से एक प्रश्न 100%, ठीक है क्या। पढ़ाई वाला गलत नहीं करना है, ओके। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री तो यूरी गागरिन थे, लिख लो। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री थे यूरी गागरिन, अंडरलाइन कर लो। ये गए थे ओस्टक फर्स्ट से, ओस्टक फर्स्ट करके अंडरलाइन कर लो, ओस्टक फर्स्ट। MPPSC 2010 में क्वेश्चन था यहाँ से, MPPSC 2010 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था यहाँ से, इसको लगाओ मोस्ट IMP लगाओ। साइंस एंड टेक का कुछ करंट चल रहा है, लिखो। पहले यात्री थे यूरी गागरिन जो 12 अप्रैल 1961 को गए थे, 12 अप्रैल 1961 को गए थे। यूरी गागरिन गए थे, यूरी गागरिन गए थे अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन। और ये गए थे ओस्टक फर्स्ट से, अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, इसने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की थी। और एक एलन सेफर्ड थे जो अमेरिका की तरफ से गए थे, एलन सेफर्ड बाद में गए थे। तो पहली बार जाने वाली पूछता है वो, एलन सेफर्ड नासा की तरफ से गए।
ये उत्तक फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2010 में पूछा है, यूरी गागरिन वाला क्वेश्चन पर परीक्षा में पूछा है। अभी सबसे बड़ा संचार उपग्रह भेजा हमने 4400 kg का। आपको हमारा पैटर्न ठीक लगता है ना पढ़ाने का, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है कि तो हेडिंग और फिर काम का और फिर ठीक है ना, धड़ से दिमाग में जाता है कि नहीं जाता है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? रूपाली चेंज लग रहा पुराना, अपडेट है मामला। इधर भाई आप जी डिटेल पढ़ो, और जिसको मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ना है 4 से 7 में हमारी बैच बहुत जल्दी चालू होगी। उसमें 4 से 5 में हमारा मैथ्स रीजनिंग होगा, 5 से 6 में हमारा जीएस के होगा, और 6 से 7 में हमारा इंग्लिश होगा। इसमें हम लोग स्पोकन इंग्लिश भी करने वाले हैं, बेसिक इंग्लिश के साथ स्पोकन इंग्लिश। बैच कमिंग सून है नेक्स्ट 10-12 डेज में, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टुडे मैं फास्ट। पेपर में ना वाइट वाले 2-4 पेपर दे दे तो वो प्रिंटर में लगा बोली ना दे नहीं बेटा। 10 नहीं मिल पाएंगे बेटा, 2 मिलेंगे, बहुत महंगा आता है, मैं लगा 2 आते हैं। ठीक है, एक और दूं क्या? हेलो करो सबसे, हेलो करो इधर तो। अरे हेलो तो कर लो यार, एक मिनट जाओ। अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भैया, हेलो करने का भी टाइम नहीं है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है यशस्वी में, पढ़ाई चल रही है भैया। यस, चंद्रमा पे जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे 69 में। चंद्रमा पे जाने वाले कौन थे? और भारत की तरफ से चंद्रमा पे जाने वाले राकेश शर्मा थे। इंदिरा गांधी ने पूछा था राकेश कैसा लगता भारत का? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बड़ी ये वाला बैच भी चालू होने वाला है ना। आपके जो कोई फ्रेंड्स वगैरह हो, आपसे जुड़े हुए कोई होशियार बच्चे हों, कोई अच्छे बच्चे हों जो पढ़ना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो मोस्ट इनवाइटेड है वो। क्योंकि सुबह के बैच में तो अब जगह वैसे भी नहीं रहेगी, लेकिन शाम के बैच में आप इनवाइटेड है। आप खुद भी आके अगर सीसेट लेवल पे और हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ 0 से चालू होगा रीजनिंग के साथ, 4 दिन में 3 दिन रीजनिंग रहेगा, जीएस के करंट डेली चलेगा हाई लेवल से, और इंग्लिश कॉम्पिटेटिव के साथ स्पोकन इंग्लिश चलेगा। 4 दिन कॉम्पिटेटिव इंग्लिश चलेगी और 3 दिन स्पोकन इंग्लिश चलेगी। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर भी काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। एक लिखेंगे स्टार होना की, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हम देखेंगे, मोस्ट टाइम पे लगा लेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से एक प्रश्न आप मान के चलिए पक्का है, 100% पक्का, पक्का IMP है, पक्का। टॉपिक क्या लिखो? पक्का। CMS-3 मिशन, ये CMS-3 मिशन, ये CMS-3 मिशन ये छोड़ा था नवंबर 2025 में, 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2025 को ये छोड़ा गया था, पिछले 4 महीने पहले। इसको छोड़ा था LVM-3M5 से, LVM-3M5 से छोड़ा था, LVM-3M5 से। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह ये क्वेश्चन आएगा। भारत का सबसे बड़ा संचार उपग्रह था लगभग 4400 kg का, लगभग 4400 kg। तो भारत का सबसे बड़ा संचार उपग्रह कौन सा है? LV3, मतलब CMS-03 मिशन, और उपग्रह का नाम LVM-3M5। मैंने क्लास में बाहुबली नाम से पढ़ाया भी था। क्या नाम से पढ़ाया था? बाहुबली नाम से मैंने पढ़ाया भी था। संचार उपग्रह था ये। इसके बाद मैंने आपको अन्वेषा पढ़ाया था, अगर याद हो तो। भूल गए हो तो बात आ रही है, मैंने कटिंग भी भेजी थी उसकी। अन्वेषा अंडरलाइन करो, अन्वेषा अंडरलाइन करो, हालांकि सफल नहीं हो पाया था। अन्वेषा करके अंडरलाइन करो। 12 जनवरी 26 को 12 जनवरी 26 को 12 जनवरी 2026 को हमने PSLV C-62 उड़ान के द्वारा, PSLV C-62 उड़ान के द्वारा जो है EVS-N1
EVSN-1 जिसको हमने अन्वेषा नाम दिया था, यह सैटेलाइट लॉन्च किया था, हालांकि यह असफल हो गया था। हालांकि यह जो है सैटेलाइट, जो ये सैटेलाइट क्या हो गया था, ये सैटेलाइट असफल हो गया था। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि PSLV-C-37 से हमने 104 उपग्रह छोड़े थे फरवरी 17 में, और MPPSC ने इस क्वेश्चन को कई साल बाद जब उनको अचानक मेमोरी खुली तो उन्होंने पूछा कि 2017 में इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया था 104 सैटेलाइट को एक साथ, तो उन्होंने ये क्वेश्चन 2024 की MPPSC प्रीलिम्स में पूछा। MPPSC प्रीलिम्स 2024 की प्री में क्वेश्चन पूछा PSLV, और 4 ऑप्शन थे उसमें। पहला था इनसेट 3DR, PSLV 55, PSLV GSLV F12, तो आंसर था उसका PSLV 37। और अब हम लोग 2026 में क्या छोड़ रहे हैं, PSLV 62। पहले तुम लोगों ने SLV 3 लाया था 69 में, कलाम साहब ने फिर ASLV लाया था 87 में, इनके चरणों पर नहीं जाएंगे। फिर PSLV लाया था 93 में। PSLV जब आया था कब हमने, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये 93 में लाया था पोलर सैटेलाइट। अन्वेषा को IMP लगा लो बेटा, अन्वेषा को IMP लगा लो बेटा इस बार के लिए। मोटा MP लगा लो बेटा अन्वेषा को। क्वेश्चन पक्का आएगा ना। अब यहाँ पे आगामी इसरो के मिशन लिख लो, इसरो का क्या प्लान है 2025 से 2030 तक, क्या प्लान, IMP लगाओ यहाँ से। जैसे पिछली बार मिशन फॉर माम कब छोड़ा गया था, 5 नवंबर 13 को छोड़ा था, और वो पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को वो गया था। तो ये मिशन फॉर माम का सेकंड भेजने वाले हैं 2030 में। मिशन फॉर माम सेकंड भेजने वाले मंगल ग्रह में, मिशन फॉर माम भेजने वाले सेकंड वाला 2030 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग मंगलयान तो भेजेंगे। हम 27 में भेजने वाले गगनयान 3, 27 में भेजेंगे हम लोग गगनयान 3, 27 में भेजेंगे गगनयान 3, अंडरलाइन गगनयान 3। गगनयान का पहला चालक दल होगा, इसके पहले व्योममित्र भेजा था। 26 में ऑलरेडी हम लोग 26 में ऑलरेडी हम लोग निसार भेज चुके हैं। 25-26 में हम लोग ऑलरेडी निसार भेज चुके हैं। 28 में हम लोग भेजने वाले शुक्रयान 1, 28 में भेजने वाले हम लोग शुक्रयान 1, 28 में भेजने वाले हम लोग शुक्रयान 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुक्रयान 1 निसार ऑलरेडी मैंने पढ़ाई दिया है। 27-28 में हम लोग चंद्रयान, मतलब 28 ही बोलो, 28 में हम लोग चंद्रयान 4 भी भेजने वाले हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 जब 23 अगस्त को पहुंचा था तब से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। तो अभी चंद्रयान 4 और 5 में कानपुर IIT सुस्मित सेन द्वारा स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि जब गगनयान 2 भेजा गया था, गगनयान 2 भेजा गया था, तो उस समय जो है 23-24 में ये क्वेश्चन पूछा था, व्योममित्र भेजा था इसमें। तो पहली बार चालक दल भेजेंगे यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगामी
2035 तक हम खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां अभी शुभांशु शुक्ला गए थे, अभी तो 16 देशों का है। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाले हैं और इसरो लगभग 2040 तक चंद्रमा पर फिर से भेजेगा, जैसे 1980 में राकेश शर्मा गए थे। तो 2040 तक हमारी चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने की तैयारी है। 2040 तक हमारी चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने की तैयारी है, इतना आप लिख लीजिए। ग्यारह बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री और जीएस। साइंस एंड ट्रेड 360 का और जीएस ऑनलाइन कर लो। 27-28 में लोग चंद्रयान या यहाँ से आगे आपको बहुत करने का